हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कपल्स के कॉन्सेप्ट को कैसे 3D में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम कपल्स को प्रॉपर्ली एक दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशंस और उसके रिलेटेड डिस्कशंस करे थे हमने। यू कैन चेक दिस वीडियो आउट फॉर दैट क्लैरिटी, बट स्टिल आई ट्राई टू रिकैप दोस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जो हमें 3D के लिए काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला चीज कि हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, उसके रिलेटेड रीजन कि हम जो भी कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके थ्रू वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो उस पर्सपेक्टिव से हमारे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, जैसे कि स्ट्रेस का एनालिसिस करना, स्ट्रक्चर्स का डिजाइन करना, रोबोटिक्स भी एक एग्जांपल है, फ्लूइड फ्लो है, ऐसे जैसे मल्टीपल डायनामिक्स और स्टैटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ये कॉन्सेप्ट्स यूज आ सकता है। सो उस चीज के लिए भी हमें ये प्रिपेयर होना चाहिए सो दैट हमें वहाँ पे क्लैरिटी हो फॉर डूइंग वाइल डूइंग द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि हमारा कपल्स का कॉन्सेप्ट क्या था। कपल्स के लिए बेसिकली हमारे वो फोर्सेस का एक पेयर होता है, दो फोर्सेस चाहिए हमें। उन दो फोर्सेस को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए सो दैट दे आर कंसिडर एज अ कपल। तो वो दो कैसी वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें से पहली प्रॉपर्टी है इक्वालिटी। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी अपोजिट ये है उनकी डायरेक्शन के थ्रू। डायरेक्शन कैसे, कि वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए, यानी कि एक अगर एक तरफ फेस कर रहा है तो दूसरे को दूसरी तरफ फेस करना होगा। और नॉन कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि उन दोनों के जो लाइन ऑफ एक्शन है उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब वो एक पॉइंट से पास नहीं करनी चाहिए, दोनों फोर्सेस कुछ थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उन दो पर्टिकुलर फोर्सेस के जो मूवमेंट होता है उसी को हम कपल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो फोर्स का एक खास बात है, इन फोर्सेस का सिंस इक्वल एंड अपोजिट है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रिजिड बॉडी पे लग रहा है तो क्या होगा, उन दोनों का इफेक्ट जो होगा, जो उसे मूव करने के लिए लगेगा, वो नलीफाई हो चुका है, वो कुछ नहीं करेगा। बट कुछ उन दोनों के बीच में मोमेंट होने की वजह से वो चीज रोटेट करने की कोशिश करेगी, इसीलिए सिर्फ मोमेंट वाला पार्ट बचेगा। अब वहां पे मोमेंट को कैसे डिफाइन किया था, वो मोमेंट जो हम इसके लिए यूज करते हैं कपल के लिए वो होता है आर क्रॉस एफ। यहाँ आर और एफ क्या है वो हमें भी देखते हैं। पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास फोर्सेस क्या है और हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरे पास एक बॉडी है जो मैं ये कुछ ग्रीन कलर में दिख रही है, मैंने उस पर दो पॉइंट में फोर्सेस लग रहे हैं। उस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ कुछ ओ प्राइम और एक को ओ डबल प्राइम। इन दो पॉइंट्स पे मेरा फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फोर्स को देखो, एक एफ है और एक माइनस है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट है। इन दोनों के बीच की जो लाइन पॉइंट है ओ और ओ प्राइम, उनके बीच ओ प्राइम और ओ डबल प्राइम, इन दोनों के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, वो डी से डिनोट हो रही है, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब नॉन कोलिनियर। ये दोनों फोर्सेस क्वालिफाई करते हैं फॉर अ कपल। अब क्या हुआ, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें एक बी पॉइंट लाई करता है, ये माइनस एफ फोर्स के लिए बी और प्लस एफ फोर्स के लिए ए। ये दोनों उसकी लाइन पे लाई करते हैं और ओ मेरा एक ओरिजिन। ठीक है, अब मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी और ए को डिफाइन कर सकता हूँ, तो वो मैं आर बी से बी को डिनोट कर रहा हूँ और आर ए से ओ ए को डिनोट कर रहा हूँ। और बी और ए के बीच का जो वेक्टर होगा वो मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। और इसको मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूँ, आर क्या है मेरा, बी ए वेक्टर, बी से ए जा रहा है ना, बी से ए जा रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। इसको हम और कैसे सिंपली देख सकते हैं कि अगर मैं ओ बी प्लस बी ए, सॉरी, ओ बी प्लस बी, यहाँ पे ये चीज माइनस में आएगी, ये प्लस में आएगी। सिंपल तरीका है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। वेक्टर सम कर रहा हूँ सिंपल, ओ ए के इक्वल है, मैंने क्या किया इस चीज को वहां लेके गया तो माइनस में आ गया, तो ये माइनस में वो पॉजिटिव है। सिंपल तरीका, हमारे पास ए बी वेक्टर आर को हमने डिफाइन कर दिया, हमें ए और बी के पॉइंट्स के बस पता होना चाहिए, हम उनको वेक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। फोर्सेज में से हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर फोर्स को ले रहे हैं और उसके अबाउट इसको निकालने देखने का सिंपल तरीका क्या है, तो बी पॉइंट को लो, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने की कोशिश करो, ओ को भी हटा दो, सिर्फ बी के अबाउट मोमेंट लो। सिंस माइनस एफ का फोर्स बी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका मोमेंट के लिए जो पोजीशन का डिस्टेंस है वो कितना हो, जीरो, क्योंकि उसी पॉइंट से लाइक पास कर रहा है। बट मेरा जो ए वाला फोर्स, पॉजिटिव वाला फोर्स है जो ए से पास कर रहा है, वो आर वेक्टर दूर है हमारे बी पॉइंट से। मैं ए एफ को शिफ्ट करके ए की तरफ ला सकता हूँ क्योंकि स्लाइड कर सकते हैं ओवर दिस रिजिड बॉडी। तो मैं ए के अबाउट वो फोर्स लाई कर रहा है तो मैं उसका मोमेंट कैसे डिफाइन करूंगा, आर क्रॉस ए आर क्रॉस एफ, तो बेसिकली वही मोमेंट मेरा हो गया ओवरऑल सिस्टम का। अब एक चीज नोटिस करो, मैं वो बी के अबाउट निकाल रहा हूँ, वही चीज मैं अगर ए के ओ के अबाउट भी निकालूंगा, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन चेंज होगा, वेक्टर्स थोड़े नए ऐड होंगे, हट भी जाएंगे, ओवरऑल मेरा मोमेंट वही आएगा। कहने का मतलब हमारा जो कपल का मोमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, हम उसे कहीं पे भी लगाए। ठीक है, तो मैं इसे ओ पॉइंट को अगर हटा दूं या कहीं और मूव कर दूं, स्टिल मेरा ये फोर्सेस का कपल वो एग्जिस्ट करेगा। और मैं इवन फोर्सेस को हटाऊं नहीं, मैं इस मोमेंट को भी मूव कर सकता हूँ, यानी कि मैं इन फोर्सेस को पिक्चर से भी हटा दूं तब भी मेरा मोमेंट एग्जिस्ट करेगा और उसमें कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ ओवर द बॉडी। उसका काम रोटेटिंग इफेक्ट देने का है बॉडी पे, और रिजिड बॉडी है इसलिए उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो रोटेटिंग इफेक्ट कहीं पे भी लगे। ठीक है,
यहाँ पे हमने चीज नोटिस बात बोली थी कि ये फ्री वेक्टर है, इसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं और वेक्टर सम का करता है मोमेंट है, बेसिकली मोमेंट्स को हम वेक्टर सम कर सकते हैं। सिंपल ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वेक्टर्स के डॉट क्रॉस प्रोडक्ट सब वैलिड है इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस कपल के रिजल्टेंट को कैसे निकालें। कहने का मतलब हमारे पास वेक्टर्स हैं, हमें वेक्टर्स से मोमेंट एज अ वेक्टर्स है, हमें मोमेंट जो कपल्स जो निकल के आ रहे हैं उन कपल्स को कैसे एक दूसरे से जोड़ें। हमने वेक्टर बोल दिया था कि वेक्टर सम है, तो अगर मेरे पास मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो है, एक ऑब्जेक्ट है जो ये ऐसे ट्रेपेजॉइडल शेप में दिख रही है तुम्हें, उसमें क्या है, यहाँ पे दो फोर्सेस का कपल लग रहा है F1 और -F1, उनका जो मोमेंट है वो m1 है, वो पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ। दूसरा फोर्स का पेयर है -F2 और F2 का, जो कि कुछ एंगल पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास दो मोमेंट्स हैं और दो अलग अलग फोर्सेस हैं। अब मुझे रिजल्टेंट निकालने के पास मेरे पास दो तरीके हैं इस चीज को करने के लिए। मुझे क्या चाहिए, इफेक्टिव कपल निकालना है जो इन दोनों की वजह से बन रहा है। इसका एक तरीका क्या है कि मेरे पास m1 इस तरह पॉइंट कर रहा है, ये इमेज देख सकते हो, इस M1 इसमें डिपिक्ट कर रखा है कि m2 है m1 है, हमने उन दोनों को शिफ्ट करके एक जगह लिया है और उसका रिजल्ट निकाला है। कहने का मतलब मैं इन दोनों वेक्टर्स को शिफ्ट करूंगा, एक जगह लेके आऊंगा, m2 यहाँ आ गया, m1 यहाँ आ गया। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर सम करने के लिए होगा, मैं इसको शिफ्ट करूंगा स्लाइड करके, और जो इसका वेक्टर यहाँ पे इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूंगा, जो भी आएगा वो फाइनली मेरा इफेक्टिव मोमेंट होगा, जिसे मैं m से डिनोट कर रहा हूँ। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मेरे पास फोर्स F2 ऐसे जा रहा था और F1 ऐसे जा रहा था। ठीक है, मैं स्लाइड करके इन दोनों वेक्टर्स को अगर कुछ चिपका दूं, यानी कि इस वेक्टर को मैं ऐसे ले जाऊं और इसको मैं ऐसे ले जाऊं F2 और यहाँ F1, यहाँ पे जो इफेक्टिव फोर्स आएगा उसे मैं F बोल सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको बस स्लाइड करा सो दैट इनका एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन करे, फिर फाइनली एक की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन किया, तो उससे मुझे इफेक्टिव फोर्स मिल गया। वो फोर्स मेरा इस इमेज में मैंने F से डिनोट कर रखा है। मैं ये सेम चीज क्या कर सकता हूँ, मैंने ये ऐसे किया, इसको जस्ट उल्टा कर दूं, सारे एरोस को जस्ट उल्टा कर दूं और फिर वापस से दूसरे वाले को उसकी टेल पे लेके जाऊं, तो मैं एक दूसरा फोर्स F निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास एक माइनस डायरेक्शन में -F फोर्स होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है। अब मेरे पास ये दो फोर्सेज हैं, ये दो फोर्सेज ऐसे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो भी है फोर्सेस की, उन दोनों फोर्सेस से मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, उस डिस्टेंस को मेजर करके फोर्स मुझे पता है और वही जो मोमेंट की डेफिनेशन है उससे मोमेंट निकाल लूँ। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस है उसके टर्म्स में मेरा जो मोमेंट होगा वो m देगा मेरे को, वो भी सेम ही होगा। ठीक है, हमने इफेक्टिवली ऐसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ डी डिफाइन करने इज इशू बिकॉज वो ऐसे है, बट हम फोर्सेस सिस्टम से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा तरीका वही है, रिजल्टेंट का मोमेंट्स का सम भी, हमारे रिजल्टेंट का जो मोमेंट होता है वो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मोमेंट के सम के इक्वल टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फोर्स कपल सिस्टम की। फोर्स कपल सिस्टम हमने एक्चुअली सेपरेटली डिस्कस किया था, बट वो 2D के लिए किया था। अब यहाँ पे 3D में करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कहने का मतलब हमारे पास एक फोर्स है और हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट बी, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है जिसे मैं बी से नोट करो, मेरा फोर्स पॉइंट ए से पास कर रहा है। मेरा ओवरऑल गोल क्या है कि इस फोर्स का, जब चीज नोटिस करो कि इस फोर्स को एक पॉइंट के अगर देख रहा हूँ, ये एक फोर्स है, इनके बीच में यानी कुछ वेक्टर आर एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ पे आर डिफाइन किया मैंने, बी से ए को जोड़ने वाला, यानी कि मेरे पास एक मोमेंट होगा क्योंकि आर क्रॉस अपना एफ है, उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी तो वो मोमेंट एग्जिस्ट करता है। बट वो मोमेंट इस इमेज में दिख नहीं रहा मुझे, मुझे चाहिए कि मैं फोर्स को अलग करूँ, उस मोमेंट को अलग करूँ, सो दैट मैं अलग अलग सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि इक्वेशन में मोमेंट और फोर्स की इक्विलिब्रियम में अलग अलग सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक सिंपल प्रोसीजर होता है, वही पॉइंट पे दो फोर्सेस निकालो, एक इस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगाओ, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, पॉजिटिव और दोनों फोर्स सेम ले लो मैग्नीट्यूड वाइज, और इक्वल और अपोजिट होने की वजह से क्या होगा कि वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो मैंने क्या लिया, ये फोर्सेस बना ली जैसे मैंने सेकंड इमेज में बना रखा है। अब मैं क्या हुआ, ये फोर्स जो है वो पॉइंट कर रहा है डाउन, ये फोर्स पॉइंट कर रहा है अप, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है आर से जो डिनोट होती है। ये क्या बना रहे हैं, बेसिकली कपल। इनका कपल क्या होगा, जो भी होगा वो मोमेंट एम से डिनोट होगा। ठीक है, वो मोमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, वो डिपेंड करता है हमारा एफ और आर कैसे ओरिएंटेड है। अगर ये 2D होता तो हमें पता होता कि वो प्लेन के बाहर है, मतलब प्लेन बन रहा होता, हमें सीधे से दिख रहा होता, बट हमें यहाँ पे अभी एम का डायरेक्शन बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं है कि वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है। ये हमें एक्चुअली या तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, सिंपली वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा और उसके अलजेब्रिकली टर्म्स में निकाल के फिर देखना होगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली उसे ड्रॉ करें और ड्रॉ करके उसका एक सेंस निकालने के वो मूवमेंट किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमें ये नहीं पता है किस तरफ पॉइंट कर रहा है, कुछ डायरेक्शन होगी बट वो डिफाइंड है आर क्रॉस एफ से, और हमारे पास एफ आ गया उस पॉइंट पे, तो बेसिकली मेरा मोमेंट अलग हो गया और एफ अलग हो गया। ठीक है, 3D में हमारा वो फोर्स अलग डायरेक्शन पॉइंट कर रहा होगा, एम भी अलग डायरेक्शन पॉइंट कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बट हमारे उस केस में क्या था, 2D केस में क्या था, 2D केस में फोर्स क्या प्लेन पे लाई करना चाहिए और मोमेंट क्या हो प्लेन के बाहर, तो इसका मतलब उन दोनों में एक रिलेशन पक्का था कि वो दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है।
इस केस में उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, दोनों किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो सकते हैं, 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। इसीलिए 3D में हमारे कपल्स थोड़ा सा डिफरेंस लेके आते हैं इन कंपेरिजन टू हमारा जो नॉर्मल केस होता है। इसके साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये वीडियो काफी पुराने कॉन्सेप्ट से बिल्डअप कर रही है, बट और ये आगे भी इवन काम आएगी। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।